नाउ स्टूडेंट्स देखिए लास्ट टॉपिक में आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा है कोरोजन और रेंसिडिटी। कह रहा है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में क्या आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई प्रभाव जीवन में देखा है? तो जवाब है हाँ, हमने कोरोजन और रेंसिडिटी को देखा है। अब ये क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो जरा कोरोजन क्या होता है, ठीक है। अभी आपकी बुक में क्या लिखा है वो तो मैं चलो पढ़ लूंगा और आपको समझा भी दूंगा, लेकिन कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल है बच्चों, ठीक, ये कोई मेटल है, व्हेन द मेटल इज ईटन अप बाय, metal is eaten up by humidity, by, या हम बोल सकते हैं by moisture, by humidity या moisture का मतलब समझ रहे हो ना, एयर में अगर वाटर प्रेजेंट है, by humidity और any other chemical such as एसिड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो हम इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं। देखो कोरोजन का मतलब होता है कि जब देखो मेटल इज ईटन अप बाय, मतलब मेटल खराब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मेटल कोई आपने लिया, मान लो चलो आयरन का एग्जांपल लेते हैं ध्यान से। देखो बच्चों ये आयरन है, ठीक, अब ये आयरन है, ठीक। आयरन क्या करता है, आयरन को अगर आपने बरसात के मौसम में ऐसे खुला छोड़ दिया तो क्या होता है, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ये देखो जना, आयरन जो है वो क्या करता है, एयर में प्रेजेंट वाटर, एयर में वाटर होता है भाई, मॉइस्चर, पानी होता है एयर में, पानी की बूंदे तो नहीं, पानी के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर होते हैं, ठीक। तो Fe+H2O+O2, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, आयरन रिएक्ट करके क्या बनाता है, हालांकि ये रिएक्शन आपको नहीं याद रखनी, बस मैं आपको बता रहा हूं, Fe2O3.XH2O बनाता है। क्या बनाता है, Fe2O3.XH2O बनाता है, ठीक है ना। अब ये Fe2O3.XH2O क्या होता है, देखो ये आपने आयरन लिया, आयरन का नेल एकदम नया नया खरीद के लाए, वो शाइनी होता है, अभी खूब चमक रहा है, ठीक। उसको आपने बरसात के मौसम में खुला छोड़ दिया, 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक छोड़ दिया। अब क्या होगा, आयरन का जो नेल है ना, लोहे की जो कील है, उसके सरफेस के ऊपर आप देखोगे ब्राउन कलर का थोड़ा सा फ्लेकी सब्सटेंस। कभी आपने देखा होगा आपके घर में आयरन का कोई ऑब्जेक्ट हो, लोहे का गेट है मान लो आपके घर में, ठीक, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, देखा आपने, जंग लग जाती है, ऐसा हाथ से करोगे तो ब्राउन कलर का कुछ आता है आपके हाथ में, वो ब्राउन कलर का जो आता है उसको रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है, ये आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही रस्टिंग का फॉर्मूला होता है, .XH2O का मतलब क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, टेंशन मत लो। ये सब आगे चल के एसिड बेस सॉल्ट में डिटेल में आप पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल में रस्टिंग को डिटेल में पढ़ोगे। बस अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि आयरन जो है बच्चों, उसने क्या किया, उसने ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्ट करके, ह्यूमिड एयर का मतलब पानी भी है और ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक है। तो आयरन ने ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, आयरन का एक ऑक्साइड बना लिया, ये लीजिए, जिसको आप आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और .XH2O, मतलब यहाँ पे कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होंगे, ये क्या होते हैं हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। तो बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, चेक कर लीजिए, आयरन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, चेक कर लो, Fe2O3 बन गया ना, तो आयरन में क्या बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है कि नहीं है, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है भाई, चेक करो ना, आयरन में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरीके से डेली लाइफ में आपने देखा कि आयरन का क्या हो गया, कोरोजन हो गया, आयरन खराब हो गया, ठीक है। ये अटैक हो गया आयरन के ऊपर, किसका अटैक हो गया, ह्यूमिडिटी का अटैक हो गया, ह्यूमिड एयर का अटैक हो गया, ठीक है, तो ये खराब हो गया। और ध्यान से सुनिए, तो हम बोलेंगे आयरन का कोरोजन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे मेटल का कोरोजन होता है, लेकिन आयरन का जब कोरोजन होता है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, सारे मेटल्स का लगभग कोरोजन होता है, यानी कि कोई मेटल या तो एसिड उसके ऊपर गिर जाएगा, या तो उस मेटल के ऊपर कहीं से वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो उसका सरफेस टार्निश हो जाएगा, उसकी चमक चली जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पे कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा, जैसे कि आयरन के सरफेस पे क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। अभी और आपको एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लो, ठीक। तो कोरोजन लगभग सभी मेटल्स का होता है, लगभग, ठीक है ना। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो रिएक्शन नहीं करते, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, लेकिन लगभग सभी मेटल्स का क्या होता है, कोरोजन होता है, यानी कि उसका सरफेस धीरे धीरे खराब होता है। किसके द्वारा, या तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के द्वारा, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या तो एयर में प्रेजेंट ह्यूमिड एयर के द्वारा, या तो उसके ऊपर कोई एसिड गिर जाए। अब कोई मेटल रखा हुआ है लैब में, उसके ऊपर एसिड गिर गया तो भैया एसिड से रिएक्शन करके उसका सरफेस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए जरा, एक स्पेशल कोरोजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। जब आयरन का कोरोजन होता है ना, यानी कि आयरन जब एक्सपोज होता है ह्यूमिड एयर में, और आयरन ह्यूमिड एयर में प्रेजेंट H2O और O2 से रिएक्शन करता है और रस्ट बनाता है, तो इस कोरोजन को, आयरन के कोरोजन को
स्पेशली नाम दिया गया क्या, रस्टिंग। ध्यान से सुन लीजिए, आयरन में जो रस्ट लग रहा है ये भी एक तरीके का कोरोजन है, बस स्पेशल नाम दिया गया कि भैया आयरन जब खराब होगा तो आयरन की जब कोरोजन होगा तो उसको रस्टिंग बोलेंगे बस। बाकी सारे मेटल्स का कोरोजन होगा, खराब होंगे बाकी सारे मेटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कोरोजन बोलेंगे। ठीक, तो वही मैंने लिखा है, मेटल इज eaten up by humidity और एनी अदर केमिकल सब्सटेंस सच एज एन एसिड इज नोन एज कोरोजन। यानी कि मेटल ईटन अप का मतलब जब मेटल खराब होता है, मेटल का सरफेस खराब होता है, उसकी शाइनी लेयर ऊपर से चली जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, मेटल किसी के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये जो कोरोजन होता है ये किसका रिजल्ट है, तो जवाब है ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो जवाब है ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होता है। तो आप यहां क्लियर देख रहे हो, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दी है, परेशान ना हो। ठीक, अब सुनो, अब आ जाओ यहां पर, क्या कुछ और भी मेटल्स हैं जिसके कोरोजन के बारे में आप जानते हो? आओ मैं आपको बताता हूं, कुछ और भी मेटल हैं जिसके कोरोजन के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि बच्चों ध्यान से सुनिए, सिल्वर हो गया आपका। ठीक, कलर आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है ना। आयरन का कोरोजन हुआ तो जो रस्ट बना वो कैसा है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस है। फ्लेकी मतलब भुरभुरा, उसको हाथ से लगाओगे तो ऐसा झड़ जाता है ना, तो वो चीज। अब देखो जरा, यहां पे सिल्वर आपने लिया, सिल्वर का कोई आर्टिकल है, वैसे तो सिल्वर जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन सिल्वर जो आपने लिया, सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, H+ और S के ऊपर क्या आता है, 2- आता है। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। ग्रुप नंबर 16 जो होता है पीरियोडिक टेबल का, जब आप कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, वैसे तो सिलेबस से बच्चे बता रहे हैं हटा दिया, लेकिन मेरा ये कहना पढ़ लो भैया उसको। ठीक, ग्रुप नंबर 16 में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन होता है, सल्फर। तो जैसे ऑक्साइड बनता है O2- वैसे ही क्या बनता है, सल्फाइड। याद रख लो, ये तो आपने पढ़ा होगा। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बनाता है, वैसे ही सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड आयन बनाता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक, तो अब यहां से देखो जरा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे बना होगा, सोचो। H के ऊपर +1 होता है, इतना तो सबको याद होगा भैया, हाइड्रोजन आयन H+, ठीक, और सल्फर के ऊपर 2-, ठीक, तो ये 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो H के नीचे 2 आएगा और S के नीचे 1 आएगा। 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। और आपका सिल्वर क्या है, सिल्वर क्या है, सिल्वर क्या है, सिल्वर क्या है, मेटल है। मेटल एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए Ag लिखा है हमने। हमने आपको कई बार बताया है कि जो मेटल्स होते हैं उसके नीचे आपको ऐसा 2 ऐसा 3 देखने को नहीं मिलेगा जब वो मेटल अकेला लिखा होगा। तो ये मेटल अकेला लिखा है तो उसके नीचे कोई 2 या 3 आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अब आ जाइए, ये एटॉमिक फॉर्म में। अब यहां से रिएक्शन कराओ, तो जब यहां से रिएक्शन होती है तो सिल्वर आपको पता है, सिल्वर का सरफेस, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर देखा आपके घर में मम्मी की पायल वगैरह होगी, जो ज्वेलरीज वगैरह होंगी सिल्वर की, आप देखोगे, ठीक है, किसी लेडीज की ज्वेलरी, तो वो काफी चमकती रहती है, सिल्वर की बनी हुई, ठीक है, उसका शाइनी लेयर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिल्वर व्हाइट कलर का शाइनी मेटल है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो बच्चों देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से। ठीक, याद रखिएगा, Ag के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज, और S के ऊपर 2- होता है। तो यहाँ से सल्फाइड और यहाँ से सिल्वर आयन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा Ag के नीचे, तो Ag2, और S के नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ये वाला 1 यहाँ जाएगा। ठीक, तो क्या आंसर क्या आएगा, Ag2S, ये लीजिए। तो यहाँ से बनता है क्या, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, और ये जो सल्फर और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, याद रखना। ठीक, तो अब हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं भाई, करना हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। सिल्वर यहाँ 2 है, लो 2 है। ठीक, उसके बाद क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दी है इसलिए, पर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है इसको पूछा गया, तो आप नोट ही कर लो तो ज़्यादा सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 2 सल्फर 1, सल्फर हाइड्रोजन 2 सिल्वर, ठीक है, बैलेंस है। अब ये जो बनता है सिल्वर सल्फाइड, इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है इसका ब्लैक कलर होता है, बस यही आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में पढ़ाया गया। तो सिल्वर को जब आप खुला छोड़ दोगे कई दिनों तक, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बना देता है। इस तरीके से सिल्वर की जो लेयर है वो टार्निश हो जाती है, उसकी चमक चली जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ये सिल्वर का पीस है, हाँ, अब सिल्वर के पीस के ऊपर मान लो ये सिल्वर का पीस था, ठीक, ये सिल्वर का पीस था, इसके सरफेस पे ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। ये भी एक तरीके का कोरोजन का एग्जाम्पल है, ये भी देखिए कोरोजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिल्वर के ऊपर अटैक हो गया किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, और सिल्वर की सरफेस क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। ओके, अब सुनो, ये भी किसके कारण होता है, ये भी होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण। ठीक है, हालांकि यहां पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये आपको आप जल्दी नहीं बता सकते हो। एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो आपने पीछे में आपको पढ़ा के लेके आया उससे नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, जो बच्चे जानना चाहते हैं उनको बस मैं बताना चाहूंगा, सिल्वर जब भी एटॉमिक फॉर्म में होगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, यानी कि इस पे चार्ज कितना होता है, 0। जब सिल्वर यहाँ कंपाउंड फॉर्म में आ गया तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। ठीक, और सल्फाइड का कितना था, 2- बताया था ना, Ag के ऊपर +1,
सल्फर के ऊपर 2 माइनस। तो याद रखना जब भी सिल्वर एटॉमिक फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक, 0। ठीक, सिल्वर का यहाँ पर कितना है +1 है और सल्फर का कितना है 2 माइनस है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +1। अभी आपको मैंने बताया था ना H+ और S2 माइनस से क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक, सो हालांकि हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। H के ऊपर +1 होता है, S के ऊपर 2 माइनस होता है। ठीक, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सुन लो, जब भी कोई एलिमेंट अकेला बैठा होगा, चाहे एटॉमिक फॉर्म में, जैसे सिल्वर एटॉमिक फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और जब भी कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म में बैठा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैठा है, एटॉमिक इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। एटॉमिक नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब आप देख लो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है, आई रिपीट, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है तो होता है ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे पढ़ा था, उससे बता देंगे, टेंशन मतलब। सुन लो, अजीब सी रिएक्शन है भाई। ये देखो सिल्वर जा रहा है 0 से कहाँ, +1 पे, ये देखिए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये लो। ठीक, सिल्वर पहले 0 फॉर्म में था, 0 ऑक्सीडेशन फॉर्म में, अब वो कहां चला गया +1 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखो जरा, तो पक्का हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, तो ये देखो हाइड्रोजन यहां +1 में और हाइड्रोजन कहां चला गया 0 में, तो +1 कहां चला गया 0 में। हाइड्रोजन के ऊपर पहले +1 था, अब कितना आ गया 0। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये होता है रिडक्शन। ये हो रहा है क्या, रिडक्शन। ये लो, ये क्या हो गया, रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट मिलेगा, सिल्वर 0 से कहां पहुंच गया 1 में, तो सिल्वर हो गया ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन +1 से कहां पहुंच गया 0 में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, रिड्यूस। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि भैया यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण ही सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक, अब सुनो, जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरीके से देखो, सोचो यहां से क्या हो रहा है, ये देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है बच्चों, यहां से क्या हो रहा है, यहां से सल्फर बाहर हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 16 में जैसा ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 16 में जैसा ऑक्सीजन बिहेव करता है वैसा सल्फर। ठीक है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बस याद रखना। अब क्या ही बताऊं, कितना डिटेल में चले जाएंगे भाई, मेटल नॉन मेटल में पढ़ाएंगे सब, टेंशन मत लो। सुनो, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता, सोचो तो आप क्या बोलते, रिडक्शन हो रहा है, तो भाई चेक कर लो यहां से क्या रिमूव हो रहा है, सल्फर रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होता तो H2O होता, यहाँ सल्फर रिमूव हो रहा है, तो बस ऑक्सीजन की जगह आप सल्फर सोच लो, बस ऐसे सोच लो। तो सल्फर का रिमूवल यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। यही तो मैंने पढ़ाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है 0 पे, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक, और सुनो यहाँ पे देखो, सिल्वर से जब आप कहाँ जा रहे हो, सिल्वर सल्फाइड पे, यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि सिल्वर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, सल्फर, सल्फर की जगह आप ऑक्सीजन सोच लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ गया। ऐसे करके सोच लोगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक, ये देखिए, अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब सुनो, ये हो गया दूसरा एग्जांपल कोरोजन का। थर्ड एग्जांपल जो है कोरोजन का, वो है जो कॉपर होता है। कलर आपको याद रखने चाहिए, रिएक्शन याद करो चाहे ना याद करो, चाहे किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ याद करो चाहे ना याद करो, आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर सल्फाइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कॉपर है, मान लो कि कोई बिल्डिंग है। ठीक, ये कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ है, ये बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉपर का डोम था, कॉपर का बना हुआ डोम है ये इस तरीके से। ठीक, कॉपर का बना हुआ डोम है। ठीक है, कई साल निकल गए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, यहाँ कॉपर था, कॉपर का डोम था, ये पूरा कॉपर मेटल का बना ऊपर डोम है, देखा ना बिल्डिंग के ऊपर ऐसा डोम होता है। ठीक, तो क्या हुआ कि यहाँ यहाँ एयर में क्या क्या होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान से सुन लो, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, एयर में वाटर भी है। तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, कई सालों के बाद ये जो कॉपर होता है, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके और वाटर से रिएक्ट करके एक तरीके का मिक्सचर बनाता है, जिस मिक्सचर को हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला होता है, पहले क्या लिखा है, कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर कार्बोनेट बना दो आप CuCO3। ठीक, कैसे बनाओगे, Cu के ऊपर 2+ होता है और कार्बोनेट के ऊपर होता है CO3 माइनस, 2+ से 2 माइनस कैंसिल, CuCO3, लो CuCO3 और डॉट, डॉट का मतलब अरे मिक्सचर बन रहा है, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, कोई पूछेगा भी नहीं, बस आपको कलर याद दिला रहा हूँ। कॉपर कार्बोनेट और साथ में बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, Cu के ऊपर क्या होता है 2+ और OH के ऊपर क्या होता है -1, 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, आंसर क्या आएगा CuOH होल ट्वाइस, ये लो। ठीक,
तो CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक, ये जो मिक्सचर बन गया कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखो ये रहा कॉपर कार्बोनेट CuCO3, और बेसिक क्यों, क्योंकि एक तरीके का बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है, आप एसिड बेस वाले चैप्टर में आगे पढ़ोगे, ठीक। तो इसका जो कलर होता है इस कंपाउंड का, ये कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ये देखिए कलर कर दे रहा हूं, ग्रीन कलर होता है। तो ये डोम जो है कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, कुछ सालों के बाद ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो कॉपर का कोरोजन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। कॉपर का कोरोजन हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, कॉपर का कोरोजन हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर ने क्या बना दिया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना दिया। कैसे बना दिया, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। अब जब ये रिएक्शन हो रही होगी कॉपर के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में और वाटर के बीच में, तो ये भी किसका एग्जांपल है, अब हम वो करके नहीं दिखा रहे हैं, आपको सिलेबस में नहीं है, वहां पर भी ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। और आप देख ही रहे हो कि कॉपर में देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन भी हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का बच्चों ये भी एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है। और उसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो, उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। याद क्या करना है, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो ब्लैक कलर की क्या बनती है, आपकी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है इसके ऊपर, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब एक चीज और, अगर इसको साफ करना हो तो हम कैसे साफ करेंगे, एसिड से करेंगे, याद रखना। क्यों, क्योंकि ये बेस है और बेस को कौन मारता है, एसिड मारता है, बस इतना भी याद रखना, ठीक है। ये सब सवाल एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक। तो ये देखिए, अब आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, ठीक। आ जाओ, कह रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी, ये कोरोजन में बता रहा है आपको, ठीक है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। आयरन को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, वो क्या होता है, आयरन रस्ट हो जाता है, Fe2O3 बन जाता है। मैंने आपको बताया था ये जो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर है ये किसका पाउडर होता है, ये होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये लीजिए, यही बताया था आपको, ठीक। कह रहा व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कह रहा दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ द आयरन। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ द आयरन। कह रहा सम अदर मेटल्स आल्सो गेट्स टार्निश्ड इन दिस मैनर। इस तरीके से कुछ और मेटल भी जो टार्निश्ड हो जाते हैं, टार्निश्ड का मतलब उसके ऊपर की जो चमक है वो चली जाती है, वो डल हो जाते हैं, ठीक। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, यस सर। कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की होती है। क्यों, क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। और सिल्वर के ऊपर कौन सी कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। कह रहा व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture acids it is said to corrode and this process is called corrosion। यही मैंने आपको बताया था। ये डेफिनेशन नोट करें बच्चे, यहां पे ग्रीन कलर से मैं टिक लगा रहा हूं या ब्लू से मैं लगा देता हूं, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए एग्जाम में। कॉपी में नोट लगाएं, कोरोजन आएगा तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, हम ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या हम लिखेंगे, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा इट्स सेड टू करोड। जब किसी मेटल पे अटैक होता है यानी कि मेटल रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, उसके आसपास जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं जैसे कि मॉइस्चर या कोई केमिकल जैसे कि एसिड्स, तो हम बोलते हैं भैया मेटल क्या हो गया, करोड हो गया, वो टार्निश्ड हो जाता है, उसकी लेयर खराब हो जाती है ऊपर वाली। कह रहे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक। अब देखो उसने बोल दिया ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यही मैंने आपको बताया था, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब सुनो, कह रहा है कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज ब्रिजेस आयरन। देखो ज़्यादातर हमारे जो कंट्री है उसमें जो ज़्यादातर क्या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शंस वगैरह कहीं पर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आयरन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो ब्रिजेस बनते हैं, आपको देख लो कार की बॉडीज़ बनती हैं आयरन से बनी होंगी, ब्रिजेस बनते हैं, आयरन रेलिंग्स होती हैं, जो शिप्स होती हैं, ठीक है ना, ये मेटल के बने होते हैं, जनरली ये आयरन के बने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आयरन को कोरोजन से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बचाते हैं आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे डिटेल में, अभी हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो कोरोजन की वजह से यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर हर साल खराब होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है आयरन के कोरोजन को रोकने के लिए। यदि आपने ब्रिजेस में कोरोजन नहीं रोका, अब कैसे रोकते हैं सब हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, तो आपका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आपकी कंट्री की खराब होगी, क्योंकि वो ब्रिज खराब हो गया, टूट गया, तो कोरोजन के कारण सोचो, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पे पढ़ो। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। कह रहा है एवरी ईयर एन एनमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। यू विल लर्न अबाउट द कोरोजन इन द चैप्टर नंबर 3, उसने बोल दिया, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना आप। अब देखो बच्चों रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक। सो रेंसिडिटी क्या होता है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए अब इसमें देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या पढ़ाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कह रहा है कि रेंसिडिटी, कह रहा है हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेन फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम।
कह रहा व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ओके, होता क्या है मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से जरा चेक करो। देखो होता क्या है, जो आप फूड मटेरियल खाते हो, जैसे समोसे, जैसे कोई समोसा है मान लो, ठीक है, सुन लो समोसा मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। ये कोई समोसा है, ठीक, ये समोसा आप हलवाई के यहाँ से लेके आए, आपने इसको खुला छोड़ दिया, 2-3 दिन के बाद आलू तो उसका खराब हो जाएगा अंदर का, वो आप छोड़ो, खास बात क्या है, इसके ऊपर जो होता है, समोसे के ऊपर जो लेयर होता है, ठीक है, तो इस लेयर में ऑयल लगा होता है कि नहीं लगा होता है बताइए। ऑयल में उसको तेल में ऐसा तलता है ना जो हलवाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑयल होता है बच्चों, ये एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑयल हो या फैट हो, ये एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये आप कार्बन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ोगे, छोड़ो, अब आप सुनो कि ये जो ऑयल होता है या फैट होता है, किसी खाने में अगर फैट होता है, और मोस्टली जितने भी फूड होते हैं उसमें ऑयल और फैट तो होता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑयल और फैट होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑयल और फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भैया इनके मॉलिक्यूल होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऑयल और फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक। यहां पे देखिए, यहां पे हमने लिखा क्या, मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल होगा या फिर मॉलिक्यूल ऑफ फैट होगा। ये क्या करेगा, ऑफ फैट, ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है आसपास, ये देखो समोसे पे ऑयल या फैट के पार्टिकल जो भी लगे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यहां से ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर लेंगे, बस अब एक नया कंपाउंड बना देंगे। अब वो जो नया कंपाउंड यहाँ पे बनता होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो न्यू कंपाउंड बनता है, अब ये कंपाउंड बच्चों आपकी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, कभी पुराना समोसा रखा हो देखो कैसी स्मेल आती है, वो खाने लायक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर गलती से आपने खा लिया तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक है, आपको अजीब सा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बस यही क्या है, रेंसिडिटी, आपका जो फूड आपके खराब हो जाते हैं जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। चेक कर लो, जो फूड में फैट या ऑयल है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। फैट या ऑयल के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो रेंसिडिटी वो भी किसका एग्जांपल, रेंसिडिटी मतलब फूड का खराब होना, ठीक है ना, फूड का खराब होना, ठीक, क्योंकि उसके ऑयल या फैट के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक। तो बस आप अब देख लो ये क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी भी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, फूड हमारे खराब हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बात बताई गई वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है हैव यू, देखो यहाँ से पढ़ो, कह रहा है व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से ऐसा होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल। कह रहा है यूजुअली सब्सटेंस which prevent oxidation are called antioxidants are added to the foods containing fat and oil। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो फैट और ऑयल कंटेन करने वाले जो फूड होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये फूड, ऐसे फूड जिसमें फैट या ऑयल होता है उसके साथ हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं पहले से ही, ताकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उस फूड के ऊपर अटैक ना कर पाए, ठीक है ना। ये कोई फूड है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पहले से आप लगा दोगे, ठीक, इसको एंटीऑक्सीडेंट के कांटेक्ट में रखोगे। क्यों, ये ग्रीन कलर का एंटीऑक्सीडेंट है, ये बाहर से ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, और जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आने देगा तो इस फूड पे अंदर जो ऑयल के या फैट के पार्टिकल है, ये ऑयल और फैट के पार्टिकल को किसने कवर करके रखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट ने। ये ग्रीन कलर का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। ये बाहर से ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, तो ये बस अब ऑक्सीजन कहाँ से रिएक्ट करेगा बताओ, फैट और ऑयल के मॉलिक्यूल से, तो ये खराब नहीं होगा, क्या दिक्कत है, ठीक। कह रहा कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिस फूड में क्या होता है, या कोई भी फूड होता है, जनरली आपसे पूछ लेगा किसी भी फूड को एयर टाइट बॉक्स में क्यों रखते हैं, तो जवाब है एयर टाइट बॉक्स में रखने का मतलब है, ये देखिए, ये एयर टाइट का मतलब अच्छे से उसका ढक्कन ऊपर से बंद हो जाए और एयर अंदर नहीं आना चाहिए, एयर अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों, इसलिए क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर पहुंच गए अंदर, ठीक, तो अंदर रखा हुआ फूड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। अंदर रखे हुए फूड में जो ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और रेंसिड हो जाएगा, फूड खराब हो जाएगा, स्मेल खराब हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए एयर टाइट बॉक्स में आप रखोगे फूड्स को। उसके बाद बच्चों, ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लिखाना चाहता हूँ, फटाफट मैं आपको लिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए, शायद एग्जाम में कभी आ जाए। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के नाम हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक या दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम आपको लक्ष्मीर सिंह में दिए हुए हैं ना, तो वो आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ आपको बता देते हैं, एक है बच्चों कौन सा, BHA, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट के नाम दो आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको नोट करा देता हूँ यहीं पे, क्योंकि क्या पता कभी कभी पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट और साथ में आपको एग्जांपल पूछ ले, ठीक है। तो दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये एक तरीके के केमिकल होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते हैं, ठीक, जो कि ऑक्सीडेशन को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एक है आपका BHA, ठीक है ना। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं याद हो रहा है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, हाइड्रोक्सी एनिसोल, ANISOLE, ठीक है। एक तो ये, अगर फुल फॉर्म नहीं याद हो रहा है शॉर्ट में लिख देना, कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। एक है BHA, दूसरा है BHT, ठीक। BHT का फुल फॉर्म क्या है, BHT है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ओके, TOLUNE। तो ये दो नाम एंटीऑक्सीडेंट के नाम याद कर लीजिए, आया हुआ है ना एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, तो ये आप दो नाम याद रख लेना। अब सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे देखिए जरा, चिप्स के पैकेट के बारे में बात करते हैं, ठीक। आपने आलू के चिप्स खाए होंगे, अंकल चिप्स, ठीक, या कोई भी चिप्स खाया होगा, लेज वगैरह। तो जो पैकेट होता है, ठीक, देखिए जो पैकेट होता है, इस पैकेट में अंदर चिप्स है ऐसा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, पैकेट काफी फूला रहता है, उसको आप ऐसा दबाते हो तो कुशन फील आता है उसमें, कुशन फील, अरे भाई जैसा आपका कुशन फूला रहता है वैसे पैकेट फूला रहता है। तो इसमें अंदर भर देते हैं कुछ, अब वो क्या भर देते हैं, वो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ध्यान से सुनो, कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे भर दिया जाता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया, हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ओहो चिप्स तो इसमें है ही नहीं यार, इतना सारा हवा भर दिया इसमें, ऐसे बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं यार पूरा हवा तो भर के दे दिया, 5 रुपए का लिया उसमें हवा भर के दे दिया है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अंदर हवा भरना जरूरी, हवा का मतलब कोई गैस अंदर भरना जरूरी, नंबर 1 ये गैस भरना जरूरी है। अब हम चूज करेंगे कौन सी गैस भरनी है, तो गैस तो भरना जरूरी है, इसमें गैस भरना जरूरी है, मैं लिख दे रहा हूं क्यों गैस भरना जरूरी है, अभी बताते हैं आपको। कोई भी गैस भरना जरूरी है, लेकिन अब कौन सी भरेंगे वो आपको बताऊं। गैस भरना जरूरी है सर, क्यों जरूरी है वो सुन लीजिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने गैस नहीं भरी और ये बेचारा दुबला पतला पैकेट हुआ, तो सोचो इसके ऊपर कोई बैठ गया गलती से, इसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, भैया चिप्स टूट जाएगी, फिर आप बोलोगे चिप्स तो दिए ही नहीं है, तो हमको बुरादे दे दिए चिप्स के, ठीक है ना। तो चिप्स अपने शेप में रहे, वो टूटे ना, कभी आप फील करना, आप उस पैकेट पे बैठ के भी देख लेना, चिप्स नहीं टूटेगी। पैकेट फट जाए प्रेशर से वो अलग बात है, आप दोनों हाथ से दबाओ चिप्स नहीं टूटती है, क्यों, वो जो गैस भरी वो कुशन फील दे रहा है ना, तो चिप्स तो टूटेगी नहीं, है ना, कि गैस तो भरना जरूरी है। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट एयर इसमें डाल दें हम, अगर डायरेक्ट एयर डाल दोगे, सोचो हम यहां पे देखो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, ये आपको पता है, ठीक। तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ना तो हमें नाइट्रोजन से खतरा है, ना तो हमें ऑक्सीजन से खतरा है, ऑक्सीजन तो आपको जरूरी है, नाइट्रोजन से खतरा नहीं है। लेकिन इस चिप्स में अगर आपने गलती से डायरेक्ट एयर डाल दिया, सोचो अगर यहां पे आपने क्या डाल दिया, डायरेक्ट एयर डाल दिया, सोचो, तो उसमें नाइट्रोजन तो होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है, ठीक है, 78% लगभग नाइट्रोजन होता है, तो भैया इसमें ऑक्सीजन भी तो चला जाएगा, गैस तो भरना जरूरी है, यस सर। डायरेक्ट एयर डाल दोगे तो ऑक्सीजन चला जाएगा, यस सर। चिप्स के ऊपर क्या है, ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल है, चिप्स को ऑयल में तलते हो ना, ठीक। सो चिप्स के ऊपर क्या है, ऑयल है। अब ऑयल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एयर आपने डाल दिया तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फूड का पैकेट कुछ घंटों में, 24-48 घंटे में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी, पैकेट खोलोगे खाने लायक रहेगा नहीं। तब आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि हम कुछ ऐसा डालें अंदर, ठीक है, कोई ऐसी गैस अंदर भर दें जो हमें खाने में, मतलब अगर उसके पार्टिकल्स हमारी बॉडी में चले जाए तब भी हमें हार्मफुल ना हो। दूसरा, वो ऑयल या फैट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों याद रख लीजिए, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, यस सर। अब इनर्ट गैस का मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं करती है भाई, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन रिएक्ट तो करी जाएगी, जनरली रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं करती है, ओके। सो नाइट्रोजन क्या आपकी,
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2 होता है, ठीक है। ये क्या एक तरीके की इनर्ट गैस है, ठीक है। ये क्या एक तरीके की इनर्ट गैस है, यानी कि जल्दी से रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं करती है। तो ये हो गई आपकी क्या, इनर्ट गैस हो गई, ठीक है। अब इनर्ट गैस ये क्यों होती है, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कहाँ पढ़ेंगे सर, मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे सर। नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, ठीक। अब सुनो, अगर नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाना है ना तो इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, नहीं टूटता है जल्दी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं ब्रेक होगा भाई। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो नाइट्रोजन फ्री होगा, तभी तो नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट करेगा। ना ये बॉन्ड टूटता है ना नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, समझ गए। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हमने आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में दिखाया है। मेटल नॉन मेटल में डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेने का, बस इतना सोचो नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक। तो ये रिएक्शन करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाल देंगे। लो भाई, चिप्स को पैक करते टाइम हमने क्या कर दिया, अंदर नाइट्रोजन भर दिया। अब जब आप अंदर नाइट्रोजन भर दोगे तो कुशन फील भी आ जाएगा, यानी कि चिप्स के ऊपर प्रेशर भी नहीं लगेगा बाहर से, चिप्स टूटेगा भी नहीं। और चिप्स पे जो एयर और चिप्स के ऊपर जो ऑयल और फैट लगा हुआ है, ऑयल और जो फैट के मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन भी नहीं करेंगे। ये नाइट्रोजन के साथ नो रिएक्शन, नाइट्रोजन इनर्ट रिएक्शन ही नहीं करेगा। लो, तो आपका फूड कई दिनों तक सुरक्षित रहेगा, वो रैंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको भरोसा ना हो अपनी चिप्स को खोल के छोड़ दो, 3-4 दिन तक खा नहीं पाओगे आप। क्यों, नाइट्रोजन तो निकल गया उसका, और ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, रैंसिड हो जाएगा, अजीब सा टेस्ट आएगा, स्मेल आएगी, बदबू आएगी उसमें से, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आपकी किताब में यही लिखी, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहा है कि डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये बात हमने आपको पूरी पढ़ा दी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका चैप्टर बच्चों फिनिश हो गया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के लिए, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यूट्यूब पे टाइप करोगे क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।